अगर हम सब एक दृश्य की कल्पना करें, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल बीच वाली सीट पर, और वॉशरूम जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर सोचिए कि किसी बहुत बड़े मंत्री की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर आम जनता की गाड़ियों के साथ चुपचाप खड़ी है। मतलब कोई सड़क बंद नहीं की गई है, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं, कोई सायरन या कान फोड़ देने वाला हूटर नहीं बज रहा। सही कहा। और भारतीय राजनीति के संदर्भ में अगर हम सोचें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है ना। मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये एक फैंटेसी जैसा ही लगता है, क्योंकि हम उस वीआईपी संस्कृति के इतने ज्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं जहां सत्ता का सीधा सा मतलब ही विशेषाधिकार मान लिया गया है। हाँ, और आम जनता से दूरी। बिल्कुल, और ये दूरी सिर्फ भौतिक नहीं है, मेरा मानना है कि ये मनोवैज्ञानिक भी है, एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है। और असल में यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा यानी इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही विस्तृत, कठोर और कह सकते हैं कि एक बेहद महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज पर आधारित हैं, जिसका नाम है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र प्रथम नीतिगत ढांचा। हाँ, नेशन फर्स्ट। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन इस दस्तावेज के उस बुनियादी दर्शन को डिकोड करना है जो एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है। सवाल ये है कि यदि किसी आर्थिक संकट या राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए देश के आम नागरिकों से त्याग, बचत और राष्ट्र प्रथम की अपेक्षा की जा रही है, तो वही नियम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नेताओं पर क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन अगर इसे सच में जमीन पर उतारा जाए तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी शासन व्यवस्था की जड़ों को हिला सकता है। सही कहा। अब मुझे पता है कि इस वक्त हमारे विश्लेषण को सुनने वाले कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हाँ, चुनाव से पहले तो सब ऐसे ही वादे करते हैं कि ये सब सिर्फ कागजों पर अच्छा लगता है। हाँ, हम भारतीयों के अंदर राजनीति को लेकर जो एक स्वाभाविक संशय है ना, जिसे हम सिनिसिज्म कहते हैं, वो पूरी तरह से जायज भी है। मतलब हमने बहुत बार नेताओं को सादगी का ढोंग करते हुए देखा है, जो बाद में करोड़ों की विदेशी कारों में घूमते नजर आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक पक्ष, विचारधारा या पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इस बात का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है कि इस दस्तावेज में जो सख्त प्रस्ताव दिए गए हैं वे असल में काम कैसे करेंगे, उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। और सच कहूं तो यही बात इस दस्तावेज को बहुत दिलचस्प बनाती है। पहली नजर में देखने पर यह दस्तावेज सिर्फ सरकारी खर्चों को कम करने या पैसे बचाने की एक लंबी सूची लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो ये नीति मूल रूप से उस भरोसे के संकट या ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के बारे में है जो जनता और सत्ता के बीच दशकों से पनप रहा है। वो कैसे? देखिए, जब नियम बनाने वाले खुद उन नियमों के अपवाद बन जाते हैं, जैसे ट्रैफिक नियम सबके लिए हैं पर मंत्री जी के लिए नहीं, तो व्यवस्था से जनता का भरोसा उठने लगता है। अरे हाँ, ये तो रोज की बात है। तो ये दस्तावेज एक तरह से उस औपनिवेशिक मानसिकता, उस कॉलोनियल हैंगओवर को तोड़ने का प्रयास है जहां शासक और शासित के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची होती थी। तो चलिए सबसे पहले इसी वीआईपी संस्कृति के खात्मे वाले हिस्से को थोड़ी गहराई से समझते हैं। दस्तावेज का पहला भाग खर्च, सादगी और वीआईपी कल्चर पर नियंत्रण के बारे में है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक कॉर्पोरेट दुनिया की उपमा आ रही थी। अच्छा, कैसी उपमा? मान लीजिए किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई सीईओ है। अचानक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बुलाते हैं और उससे उसका अनलिमिटेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और लग्जरी कार की चाबियां वापस ले लेते हैं। ओहो। और कहते हैं कि अब से आप भी कंपनी के बाकी कर्मचारियों के साथ लोकल बस या मेट्रो में सफर करेंगे और अपने हर खर्च का पाई का हिसाब देंगे। बिल्कुल नहीं। तो इसका असर सिर्फ कंपनी के बजट पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। इसका असर उस सीईओ के फैसले लेने के तरीके पर भी पड़ेगा। हाँ। जब आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति का वो विशेषाधिकार छीन लेते हैं जो उसे जमीनी हकीकत से दूर रखता है, तो असल में आप उसे आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का सीधा अनुभव करवा रहे होते हैं। और ये जो नेशन फर्स्ट दस्तावेज है ना, ये ठीक यही करने का प्रस्ताव रखता है, और भी बहुत ही आक्रामक तरीके से। इसमें प्रस्ताव है कि मंत्रियों और नेताओं के विदेशी दौरों के बजट पर एक बहुत ही सख्त लिमिट तय की जाए, और हवाई यात्रा के दौरान बिजनेस क्लास की जगह अनिवार्य रूप से इकोनॉमी क्लास का उपयोग किया जाए। हाँ, और इसके अलावा अनावश्यक सरकारी गाड़ियों के काफिले और सुरक्षा खर्च में सीधे 50% तक की भारी कटौती का प्रस्ताव है। अब सोचिए 50% की कटौती, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। वही तो, ये सिर्फ
कुछ गाड़ियां कम करना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ढांचा सिकोड़ने की बात है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारी भरकम सुरक्षा और लंबा काफिला भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो अक्सर खतरे से बचने के लिए कम और रुतबा दिखाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक स्टेटस सिंबल की तरह। बिल्कुल, एक स्टेटस सिंबल। जब किसी नेता के काफिले के लिए सड़कें रोक दी जाती हैं, जिसे हम रोड ब्लॉक कहते हैं, तो सड़क पर फंसी हुई एम्बुलेंस या काम पर जाने के लिए लेट हो रहे आम नागरिक को क्या संदेश जाता है? क्यों उनकी कोई अहमियत नहीं है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर यही संदेश जाता है कि मेरा समय आपके समय से ज्यादा कीमती है, मेरी सुरक्षा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा अहम है। पूरी तरह बंद करने की बात करता है। लाल बत्ती, हूटर और अत्यधिक सुरक्षा के इस दिखावे पर पूर्ण रोक लगाने का प्रस्ताव है। और इसमें सबसे दिलचस्प पॉइंट मुझे ये लगा कि नेताओं को भी आम नागरिकों की तरह कतारों में लगना होगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? अब मान लीजिए एक नेता किसी सरकारी दफ्तर में या एयरपोर्ट पर आम लोगों की तरह कतार में खड़ा है, बिना किसी पीए या सेक्रेटरी के, जो उनका काम चुटकियों में करवा दे। इस एक नियम से व्यवस्था कैसे बदल सकती है? मैं समझाता हूं। जब एक नीति निर्माता या नेता कतार में लगता है ना, तो वो उस कतार की पीड़ा को खुद महसूस करता है। वो देखता है कि जिस सिस्टम को बनाने का वो दावा कर रहा है, वो असल में कितना धीमा, उबाऊ या अकुशल है। मतलब उन्हें असलियत दिखती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कारगर फीडबैक लूप है। जब उन्हें खुद 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो अगले ही दिन वो उस प्रक्रिया को डिजिटल और तेज करने का आदेश जारी कर देंगे। ये शासन को जमीनी हकीकत से जोड़ने का सबसे सीधा तरीका है। इसी में एक और कड़ा नियम स्वदेशी और सादगी अभियान के तहत भी प्रस्तावित है कि सरकारी विभागों में केवल मेड इन इंडिया उत्पादों का ही उपयोग अनिवार्य होगा। और विदेशी लग्जरी कारों और आयातित वस्तुओं के सरकारी उपयोग पर पूरी तरह से बैन की बात कही गई है। हाँ, और महंगे बुके, शॉल या भारी भरकम उपहारों की जगह सादगीपूर्ण शिष्टाचार अपनाने को कहा गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर देश में कोई आर्थिक मंदी या संकट आता है तो जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों में स्वैच्छिक या अस्थायी कटौती का भी प्रस्ताव है। देखिए, यहाँ जो मेड इन इंडिया वाली बात है ना, वो सिर्फ एक राष्ट्रवादी नारा नहीं है। इसके पीछे गहरा आर्थिक लॉजिक है। वो कैसे? जब सरकार, जो कि देश की सबसे बड़ी खरीदार है, केवल घरेलू उत्पाद खरीदेगी, तो इसका सीधा असर स्थानीय उद्योगों पर पड़ेगा। और अगर स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता खराब होगी, तो सबसे पहले उन अधिकारियों और मंत्रियों को परेशानी होगी जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इससे गुणवत्ता सुधारने का एक आंतरिक दबाव अपने आप बनेगा। इसके अलावा एक बात जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा, वो है सरकारी बंगलों में बिजली और पानी की खपत पर एक मैक्सिमम लिमिट यानी कैप तय करना। मुफ्त टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य भत्तों के दुरुपयोग पर भी सख्त निगरानी की बात है। ये जो कैप लगाने वाली बात है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। हाँ, इंसान का स्वभाव है कि जब कोई चीज मुफ्त मिलती है या जिसका बिल कोई और भरता है, जैसे सरकार, तो एयर कंडीशनर 24 घंटे 16 डिग्री पर चलते रहते हैं और लॉन में पानी बहता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक सीमा तय कर दी जाती है और कहा जाता है कि इस लिमिट के बाद का बिल आपकी अपनी जेब से जाएगा, तो आप उसी तरह से कमरे से बाहर निकलते वक्त लाइट का स्विच बंद करते हैं, जैसे कोई आम नागरिक अपने घर में करता है। ये तो आदतों की इंजीनियरिंग हो गई। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, आदतों की इंजीनियरिंग। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, क्योंकि देखिए, नेताओं से लग्जरी कारें वापस ले लेना, उन्हें इकोनॉमी क्लास में बिठा देना या उनके घर की बिजली का बिल तय कर देना, ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऑप्टिक्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। वही तो, ये ऑप्टिक्स के लिए यानी जनता को दिखाने के लिए बहुत शानदार है। लेकिन अगर एक नेता कतार में तो खड़ा होता है, पर उसके पास स्विस बैंक या किसी बेनामी शेल कंपनी में करोड़ों रुपए जमा है, तो वीआईपी कल्चर खत्म कहाँ हुआ? वो तो बस जमीन के नीचे चला गया, यानी अंडरग्राउंड हो गया। बिल्कुल। और यही विचार हमें दस्तावेज के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाता है, पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सुशासन। हाँ, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ खर्च कम करने से नहीं आता। असली बदलाव उस बचे हुए पैसे के सही इस्तेमाल और सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उसे जड़ से खत्म करने से आता है। और भ्रष्टाचार के मामले में ये दस्तावेज कोई नरमी नहीं दिखाता। इसमें सीधा प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार या किसी बड़े घोटाले में दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। मतलब लाइफ टाइम बैन? कोई 6 साल की सजा या कुछ समय का बैन नहीं, सीधा लाइफ टाइम बैन। हाँ,
और साथ ही हर साल सभी नेताओं और उनके आश्रितों की चल अचल संपत्ति का विवरण एक पब्लिक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से डाला जाए। ये जो आजीवन प्रतिबंध का प्रस्ताव है ना, ये भ्रष्टाचार के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, यानी जोखिम और फायदे के पूरे गणित को पूरी तरह से बदल देता है। वो कैसे बदलता है? अभी होता यह है कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो उसे लगता है कि कुछ साल जेल में बिताने या कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने के बाद वो फिर से चुनाव लड़कर सत्ता में वापस आ सकता है। हाँ, ऐसा तो अक्सर देखा गया है। लेकिन जब उसे पता होगा कि एक बार दोष सिद्ध होने पर उसका पूरा राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार करने का जोखिम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी क्रिटिकल होना चाहूंगी और आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। दस्तावेज में चुनावी चंदे को 100% डिजिटल और पारदर्शी बनाने की बात कही गई है, लेकिन हमने ये डिजिटल फंडिंग का जुमला पहले भी सुना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के समय, है ना? बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के समय भी यही तर्क दिया गया था कि सब कुछ बैंकों के जरिए होगा और नकद चंदा बंद हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि उसने चुनावी फंडिंग को जनता की नजरों से और भी ज्यादा अपारदर्शी बना दिया। तो ये नया दस्तावेज इस समस्या को कैसे सुलझाता है? मतलब ये अलग कैसे है? खास सवाल है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे बड़ी समस्या डिजिटल होना नहीं था। उसकी समस्या थी उसकी अनामिकता, यानी एनोनिमिटी। हाँ, पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। उसमें यह पता नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। लेकिन ये दस्तावेज जिस 100% डिजिटल फंडिंग की बात कर रहा है, वो एक ओपन लेजर या पूरी तरह से खुली किताब की तरह काम करने का प्रस्ताव है। ओपन लेजर मतलब सब पब्लिक होगा? हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ पैसा बैंक के जरिए नहीं आएगा, बल्कि पैसा देने वाले का नाम और पैसा लेने वाली पार्टी का नाम एक सार्वजनिक डोमेन में रियल टाइम में उपलब्ध होगा। अच्छा, तो कोई भी देख सकता है? बिल्कुल, कोई भी नागरिक ये देख सकेगा कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ताकि चुनाव जीतने के बाद अगर उस कॉर्पोरेट को कोई बड़ा ठेका मिलता है तो जनता उसके पीछे के क्विड प्रो को, यानी लेन देन को साफ साफ समझ सके। ये तो समझ में आता है, लेकिन दस्तावेज में एक और बात है जो मुझे बहुत आदर्शवादी और थोड़ी अव्यावहारिक लगती है। कौन सी बात? इसमें कहा गया है कि चुनाव के समय मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज बांटने की घोषणाओं पर कानूनी रोक लगे और हर सांसद और विधायक को कॉर्पोरेट स्टाइल में अपनी सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के समक्ष पेश करनी हो। हाँ, ये प्रस्ताव तो है। अब जरा सोचिए, हमारे वर्तमान राजनीतिक इकोसिस्टम में जहां चुनाव जीतना ही अक्सर मुफ्त बिजली, पानी या लैपटॉप बांटने के वादों पर टिका होता है, वहां फ्रीबीज पर रोक लगाना कैसे संभव है? क्या कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए राजी होगा? देखिए, अगर आप इसे केवल एक नियम की तरह देखेंगे ना, तो ये सच में अव्यावहारिक लगेगा। लेकिन ये दस्तावेज इसके समानांतर एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की बात करता है जो मुफ्त उपहारों की जरूरत को ही खत्म कर दे। वो तंत्र क्या है? वो तंत्र है समयबद्ध कानूनी गारंटी, यानी टाइम बाउंड लीगल गारंटी। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझाएं, ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए आप एक आम नागरिक हैं। हाँ। आपके इलाके की सड़क टूटी हुई है या आपके घर में पानी नहीं आ रहा है। अभी आप क्या करते हैं? हम नेता के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं। हाँ, आप मिन्नतें करते हैं और नेता चुनाव के समय आकर कहता है कि मुझे वोट दो, मैं सड़क बनवा दूंगा, साथ में एक सिलाई मशीन या मुफ्त राशन भी दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इस समयबद्ध कानूनी गारंटी के तहत सड़क, बिजली, पानी या राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं आपका कानूनी अधिकार बन जाता है। मतलब ये कोई एहसान नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपने पोर्टल पर शिकायत की है कि सड़क खराब है, तो कानूनन वो सड़क 15 या 30 दिन के भीतर बननी ही चाहिए। और अगर नहीं बनती है तो? अगर नहीं बनती है तो संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि के वेतन से जुर्माना कटेगा और उन पर कार्रवाई होगी। ओहो, ये तो बहुत सख्त नियम है। हाँ, और जब जनता को ये पता होगा कि सड़क बनवाना उनका अधिकार है और उसके लिए किसी नेता के आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो वे चुनाव में मुफ्त के टीवी या मिक्सर ग्राइंडर के झांसे में नहीं आएंगे। सही बात है। वे नेताओं से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगेंगे कि आपने पिछले 5 साल में क्या नीतिगत काम किए हैं। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। यानी अगर आप बुनियादी सुविधाओं को एहसान की जगह अधिकार बना देंगे तो काम ही वोट मांगने का आधार बन जाएगा, न कि मुफ्त के उपहार। बिल्कुल। इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज में कुछ और बहुत ही तकनीकी प्रस्ताव भी हैं, जैसे सभी सांसदों और विधायकों को अपनी पूरी आय पर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना अनिवार्य हो। और अगर कोई बकाया टैक्स नहीं भरता है तो उसके पद पर बने रहने की योग्यता को चुनौती दी जा सके। हाँ, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट है MP लैड और MLA लैड फंड्स को लेकर। सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि
सांसद निधि और विधायक निधि, वो करोड़ों रुपए का सालाना फंड होता है जो हर सांसद या विधायक को अपने स्थानीय इलाके में विकास कार्य करवाने के लिए सीधे तौर पर मिलता है। और अक्सर ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, किस ठेकेदार को गया, इसका कोई सटीक पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस नीति के तहत इस फंड के एक एक पैसे का हिसाब और काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट एक सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड पर लाइव होनी चाहिए। और सिर्फ फंड्स ही नहीं, काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से डिजिटल करने का प्रस्ताव है इसमें। दस्तावेज में कहा गया है कि 90% सरकारी बैठकों को ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए और ई ऑफिस या पेपरलेस कार्य प्रणाली को 100% लागू किया जाए। हाँ, 90% ऑनलाइन बैठकें। इसका मतलब है कि जो मंत्री और अधिकारी एक छोटी सी मीटिंग के लिए दिल्ली से मुंबई या किसी और राज्य में हवाई सफर करते थे, भारी भरकम टीए लेते थे और महंगे होटल्स में रुकते थे, वो सब बंद। बिल्कुल बंद। इससे करोड़ों रुपए के यात्रा भत्तों की बचत तो होगी ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा काम की गति और जवाबदेही में है। मैं आपको एक उपमा देता हूं। हाँ, बताइए। ई ऑफिस को 100% लागू करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने पूरी सरकार के कामकाज पर एक डिजिटल डैश कैम लगा दिया हो। डिजिटल डैश कैम? वो कैसे? पुराने सिस्टम में क्या होता था, अगर किसी भ्रष्ट नेता या अधिकारी को कोई घोटाला छुपाना हो तो रहस्यमयी तरीके से सरकारी दफ्तर में आग लग जाती थी और सारी भौतिक फाइलें जलकर खाक हो जाती थीं। हाँ, ये तो हमने फिल्मों में भी बहुत देखा है और असलियत में भी। या फिर फाइल एक मेज से दूसरी मेज तक जाने में महीनों ले लेती थी। लेकिन ई ऑफिस में हर दस्तावेज डिजिटल होता है। किस अधिकारी ने किस समय फाइल खोली, क्या टिप्पणी लिखी और कब उसे आगे बढ़ाया, हर चीज का एक टाइम स्टैम्प और डिजिटल फुटप्रिंट होता है। और आप एक डिजिटल फुटप्रिंट को जला नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। कोई भी फैसला छुपकर या बैकडेट में यानी पिछली तारीख में नहीं लिया जा सकता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा है सरकार के ऊपर डिजिटल डैश कैम। तो हमने देखा कि कैसे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। अब यह चर्चा स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ती है कि जब भ्रष्टाचार रुकेगा, यात्राओं के खर्चे बचेंगे और फिजूल खर्ची बंद होगी, तो इस बचे हुए अपार धन और ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ होगा? सही सवाल है। और यही हमें इस नेशन फर्स्ट दस्तावेज के तीसरे और अंतिम भाग की ओर ले जाता है, जो पूरी तरह से भविष्य के निर्माण, पर्यावरण और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित है। बिल्कुल नहीं। और इस दस्तावेज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये पर्यावरण बचाने का उपदेश सिर्फ जनता को नहीं देता, बल्कि शुरुआत खुद सरकार से करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें प्रस्ताव है कि सभी सरकारी इमारतों, दफ्तरों और परिसरों को 100% सोलर ऊर्जा पर संचालित करने का लक्ष्य रखा जाए। इसके अलावा नए मॉल्स और बड़ी सोसाइटियों के नक्शे तभी पास किए जाएं जब उनमें सोलर पैनल अनिवार्य रूप से शामिल हों। और आम जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र है इसमें, एक घर एक सोलर सिस्टम। हाँ, जिसके तहत भारी सब्सिडी और आसान लोन देकर हर घर को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। इसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। वो क्या होता है? पैनल लगेंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और तब आम जनता के लिए उन्हें अपनाना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार को वो खाना खुद खाना होगा जो वो दूसरों को परोसना चाहती है। क्या बात है। और इसी सिद्धांत को इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर भी लागू किया गया है। दस्तावेज कहता है कि अब से सरकारी बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएं, पेट्रोल या डीजल की नई सरकारी गाड़ियां पूरी तरह बैन हो। और हाईवे और शहरों में चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक जाल बिछाया जाए। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नियम है जिसने मुझे सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये लागू हो गया ना तो देश की शक्ल बदल सकती है। कौन सा नियम? प्रस्ताव है कि सभी नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार सार्वजनिक परिवहन जैसे आम लोकल बस या मेट्रो का उपयोग करना अनिवार्य या अत्यधिक प्रेरित किया जाए। ओहो। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। दिल्ली या मुंबई की जुलाई की उमस भरी गर्मी है। एक ऐसा मंत्री जिसके पास कल तक दर्जनों एसी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था, वो बस स्टॉप पर खड़ा है, पसीने से तरबतर। हाँ, फिर वो एक खचाखच भरी, हिचकोले खाती हुई, बिना एसी वाली सरकारी बस में चढ़ता है जहां उसे बैठने की जगह नहीं मिलती और वो धक्के खा रहा है।
आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि उस शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रातों रात सुधर जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी नीति निर्माता या वीआईपी खुद इस तरह की तकलीफ रोजाना तो क्या हफ्ते में एक बार भी नहीं सहना चाहेगा। एक क्लासिक टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर आने वाली अप्रोच का बेहतरीन उदाहरण है। अगर एक मंत्री को पता है कि उसे हर बुधवार को इसी बस से दफ्तर जाना है, तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि बसें समय पर आएं। उनमें एसी काम कर रहा हो। हाँ, उनकी